हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ एंड मैथ पेडागोजी दोनों का। और ये पेपर सेकंड वालों के लिए है भाई। पेपर सेकंड वालों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। और इसके आगे भी जो सीटेट के एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भाई, जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई। और हम लोग जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना हम लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, प्रैक्टिस करने का अनुभव होगा और टाइम मैनेजमेंट सही होगा। ओके, और आपको बता दें ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ठीक है, ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और जो लोग अभी पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। और आपको बता दें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है विथ डिटेल सॉल्यूशन भाई, डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और हम लोग ईजी टू हार्ड प्रैक्टिस, यानी अब हम लोग इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, अब हम लोग हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन भाई, ए का मान क्या होगा यदि 3√500 इंटू 3√-3456 बराबर 40 गुणे ए सत्य है। कैसे सत्य है भाई? तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक मिनट भाई, थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं। क्या है भाई? 3√500 गुणे 3√-3456 ओके बराबर 40 इंटू ए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर करते हैं भाई दोनों पक्षों का घन। देखिए 500 इंटू -3456 बराबर 40। 40 को 3 बार लिखेंगे भाई, घन करना है ना। 40 गुणे 40 गुणे 40 इंटू ए की पावर क्यूब। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की क्यूब बराबर, ए वाला ए जो है ना यहाँ पर आ गया आगे, ए की क्यूब बराबर 500 गुणे ब्रैकेट में -3456। ओके, और ये जो 40 3 बार लिखा गया है, ये 40 है भाई, यहाँ पर 40 है, उसको बटे में लिखेंगे 40 गुणे 40 गुणे 40। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 500 का 2 जीरो कट गया। अब 500 का 3456 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, 500 का 3456 में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका -17,280 अपान 4 चौक 16, 16 गुणे, एक मिनट भाई, 16 गुणे 40। ओके, इतना आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए भाई, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हम देखिए इसको स्किप करने जा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए भाई। देखिए
इसके उसके बाद देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं ए की क्यूब बराबर कितना आया था भाई, एक मिनट, पहले जितना आया था उतना लिखें भाई, -17,280 अपान 16 गुणे 40 इतना आया था। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 से भाग दे दीजिए भाई, ठीक है। देखिए 16 का नम 16, 16 का नम 16, ठीक है, एक आ गया, और 16 एक 17 था ना, तो एक बचा, एक चल गया, 2 में 12 हो गया, 12 16 से भाग नहीं जाएगा, तो 8 और मिला लेंगे, 8 मिलाएंगे तो एक 0 लग जाएगा, ठीक है। 16 अट्ठे 128, ठीक है, 16 अट्ठे 128 हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं ये शून्य बढ़ जाएगा वहाँ। अब हम लोग लिख सकते हैं -10 80 अपान 40 लिख सकते हैं ना भाई। अब एक शून्य से एक शून्य और काट दीजिए। अब बचा क्या, अब बचा -4 दूनी 8, ठीक, 2 बचा, 2 8 में चला गया, 28 हो गया, 4 सते 28, ठीक है, -27 आ गया। अब a की घन बराबर -27 आया है, इतना आया ना। अब हम इसको लिख सकते हैं a की घन बराबर -3 की घन लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब a बराबर -3 लिख सकते हैं ना, तो यही आपका आंसर आ गया भाई, -3। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यम का वह मान जबकि 2/9 पूरे का घन गुणे 4/81 पूरे का घात -6 बराबर 2/9 पूरे का घात 2m-1 है, तो मान ज्ञात कीजिए भाई। चलिए ज्ञात करते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई, 2/9 की होल घन गुणे 4/81 ब्रैकेट -6 बराबर 2/9 पूरे की घात 2m-1 इतना है ना भाई। अब देखिए क्या होता है, देखते जाइए। 2/9 का होल घन गुणे 2/9 का होल स्क्वायर इंटू -6 बराबर 2/9 का होल 2m-1, ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। समझ रहे हैं ना आप लोग कहाँ से आया है। अब उसके बाद फिर देखिए आगे, देखिए हम लोग लिख सकते हैं 9/9 बोल रहे हैं 2/9 पूरे का घन, ठीक है, पूरे की घात -3 - 12, ठीक है, पूरे की घात 3 - 12 बराबर, अरे 6 दूनी 12, घात जुड़ जाएगी और 3 से घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2/9 पूरे की घात 2m-1 इतना था। अब घात की तुलना करने पर, ठीक है, घात की तुलना करने पर भाई
यहाँ पर देखिए 9 3 12, घात 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए भाई। देखिए लिखेंगे हम लोग घातांक की तुलना करने पर, घातांक की तुलना करने पर, तो घात घट गया था ना, तो घात आ जाएगा -9 बराबर 2m - 1, इतना आ गया था भाई। उसके बाद 2m बराबर 9 - 1, 9 - 1 यानी 2m बराबर 8 के, तो m बराबर 8/2 के, 2 दूना 4, m बराबर -4 के। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया भाई। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए x बराबर 597 गुणे 10 की घाते 22 प्लस 73.5 गुणे 10 की घाते 21 है। जब x को मानक रूप में 6.0435 गुणे 10 की घाते m के द्वारा व्यक्त किया जाए तो m का मान है। क्या मान होगा भाई? चलिए देखते हैं। देखिए x बराबर 597, ठीक है, x बराबर 597 गुणे 10 की घात 22 प्लस 73.5 गुणे 10 की घात 21 बराबर 597 गुणे 10 की घात 22 प्लस 7.35 गुणे 10 की घात 22। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 की घात 21 है तो आप कहाँ से 22 लेके आए भाई? देखिए दशमलव जो है ना, यहाँ पर देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा है ना, मतलब इधर से देखें तो 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो यही दशमलव 1 अंक और बढ़ा दिया गया, 7 के तुरंत बाद लगा दिया गया, तो दशमलव जो है 1 अंक आगे लगा। ठीक है, 1 अंक आगे लगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी घात के रूप में बढ़ जाएगा, 1 घात और बढ़ गया। अब उसके बाद फिर आगे देखिए 604, देखिए जोड़ लीजिए भाई। उसके बाद फिर आगे देखिए 64.35 गुणे 10 की घात 22। अब 64.0435 गुणे 10 की घात 24 लिख सकते हैं ना भाई? कैसे लिख सकते हैं आप लोग जानते हैं, दशमलव को ट्रांसफ़र किए हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, 2 अंक बाद दशमलव जो देखिए यहाँ पर 35 नहीं बोल सकते भाई, 3 5 यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो अब जो है 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 2 जो है घात के रूप में बढ़ जाएगा। ओके, अब m बराबर 24, यही आपका आंसर होगा भाई। ओके, समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया भाई? क्वेश्चन देख लेना पहले ध्यान से, उसके बाद ही समझ में आएगा, नहीं तो बगल से डिलीट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 24, ठीक है, 24 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि 2m - 1/2m बराबर 2 है, जहाँ m 0 के बराबर नहीं है, तब
यम स्क्वायर प्लस 1/16 यम स्क्वायर का मान है। क्या है भाई? चलिए देखते हैं क्या मान होता है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कहाँ से ये आ गया, कहाँ से वो आ गया। देखिए 2m माइनस 1/2m बराबर 2, 2m माइनस 1/4m बराबर 2 के। ठीक है, इतना कर सकते हैं ना, कॉमन ले लिए 2 को। अब देखिए m माइनस 1/4m बराबर 1 के। ठीक, अरे भाई कट जाएंगे दोनों, 2 1 2, 2 1 2 कट गया ना, तो बचा कितना? अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आगे लिखते हैं भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब देखिए m माइनस 1/4m पूरे का होल स्क्वायर बराबर, एक था ना, एक का वर्ग कर देंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, 4 चौक 16 वर्ग किए हैं ना सबका, 4 चौक 16 माइनस 2 इंटू m इंटू 1/4m बराबर 1 के। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब उसके बाद m स्क्वायर बराबर 1/16m स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ से कट जाएगा ना, 2 दूना 4 कट गया है, 2 बराबर 1 के। ठीक है, इतना आ गया। अब आपका आंसर निकल कर आ जाए। देखिए यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं भाई, छोटे छोटे। देखिए m स्क्वायर बराबर, अगला स्टेप है यहाँ से, m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस है भाई, बराबर नहीं, प्लस 16m स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1/2। ठीक है, इतना हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से भाई इतना अलग है यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए आपका आंसर आ जाएगा 1 सही 1/2, यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, यही आपका आंसर है, 1 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए x की पावर 4 भाई, क्या ही बताएं, मिट गया है पावर 4। x की पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड है। क्या है भाई? 4 का एक गुणनखंड। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए x की पावर 4 प्लस 4, ठीक है, इतना है। अब x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए x की पावर 4 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4x स्क्वायर को फिर से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ओके, अब
अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं ना भाई। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। ठीक है, एक ब्रैकेट में। अब x की पावर 4 प्लस 4 का गुणनखंड होगा, कितना गुणनखंड होगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। ठीक है, यही आपका गुणनखंड होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 प्रेक्षणों x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का माध्य 11 है। प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। क्या होगा भाई बताइए। चलिए पहले हम लोग लिखते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। ठीक है, पूरे के बटे 1 2 3 4 5, संख्या 5 है। ठीक है, अब कुल संख्याओं का योग, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है ना। कमेंट करके आप लोग बताइए भाई माध्य का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए उसके बाद अब इस अगला स्टेप है, सभी अंकों को जोड़ लीजिए भाई। 2 6 2 4 6 6 6 12 12 8 20। ठीक है, 12 8 20। देखिए बराबर 11 है। ठीक है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपान 5 बराबर 11। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब आगे देखिए, अब इन सभी अंकों को जोड़ लीजिए भाई। देखिए आपका आ जाएगा 5x प्लस सभी को जोड़ने पर 20 आ रहा है भाई, 20 बराबर 55 के। ठीक है, 11 पचे 55, गुणा हो गया ना भाई। अब देखिए 5x बराबर 55 माइनस 20 के। ठीक, 55 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 5x बराबर 5x बराबर 35 के। तो x बराबर देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई, तो x बराबर 35 बटा 5 के, 5 सत्ते 35, x बराबर 7 के। यही आपका आंसर हो गया भाई। आंसर नहीं हुआ अभी, वो x का मान निकल करके आया है, x बराबर 7 के। अब देखिए प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य बराबर, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य बराबर लिखेंगे, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य, 3 प्रेक्षणों का माध्य बराबर तो क्या आएगा? x प्लस 2 प्लस
x प्लस 4 अपान 3। ठीक है, अब x के स्थान पर क्या निकल के आया, x का मान कितना आया भाई, x का मान आया है 7। ठीक है, प्लस 9 प्लस 11 अपान 3, तो 11 9 20 7 27। ठीक है, स्पेस भी नहीं बचा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 27 अपान 30 बोल रहे हैं, 3 9 27, यही आपका आंसर हो गया भाई 9। x का मान रखने पर इतना आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे हैं, अर्थात सर्वसम है। ठीक है, सर्वसम है। थैले में से बिना इसमें देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है। यह कंचा हरे रंग का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? बताइए भाई, क्या प्रायिकता है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आ जाते हैं भाई घूमते टहलते। देखिए, तो हमको निकालना है प्रायिकता। तो कुल कंचों की संख्या, पहले लिखेंगे कुल कंचों की संख्या बराबर, कुल कंचों की संख्या बराबर कितना है भाई, 5 है प्लस 3 है प्लस 4 है बराबर 12 के। ठीक है, कुल कंचों की संख्या बराबर 12। अब हरे कंचों की संख्या कितनी है? हरे कंचों की संख्या बराबर 4 है। अब हरे कंचों के ना होने की प्रायिकता बराबर, हरे कंचों की ना होने की प्रायिकता बराबर लाल होने की प्रायिकता प्लस नीला होने की प्रायिकता। ठीक है, फार्मूला भाई लिख लीजिएगा, हरे कंचों के ना होने की प्रायिकता बराबर लाल होने की प्रायिकता प्लस नीले होने की प्रायिकता। ठीक है, लाल होने की प्रायिकता यानी 5 प्लस नीले होने की प्रायिकता 4 नहीं भाई 3, नीले होने की प्रायिकता 3। ठीक है, अपान 12। कुल कंचे कितनी है भाई, 12 है, तो 5 3 8, 8/12। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 बराबर 2/3। यही आपका आंसर हो गया भाई, 2/3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि AB इंटू BA बराबर BCB है। ठीक है, यदि AB इंटू BA बराबर BCB है, जहाँ AB और C केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करते हैं और A बराबर नहीं है B के और B बराबर नहीं है C के, तब A प्लस B का प्लस C का मान क्या है भाई? A प्लस B प्लस C का मान क्या है बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, माना A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 4 के। ठीक है, अब AB इंटू BA बराबर BCB। ठीक है, BCB, अब A बराबर 2 के गुणे B बराबर 3 के, फिर गुणे B बराबर 3 के गुणे A
बराबर बी कितना भाई 3 है, सी कितना है 4 है, फिर बी कितना भाई 3 है। ठीक है, इतना हो गया। अब 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई 2 रहेगा, मिस्टेक हो गया, ए ही लिख दिए। ठीक है, 2 है, समझ लीजिएगा आप लोग। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 36 बराबर 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर नहीं है बी के, बराबर नहीं है सी के। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर, देखिए भाई स्किप कर रहे हैं आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 2 5 4 9, यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x, y और z क्रमशः किसी बहुफलक के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए भाई सॉल्व करते हैं। देखिए किसी बहुफलक में फलक, किनारे तथा शीर्षों में निम्न संबंध हो सकता है। कौन कौन से? देखिए फार्मूला है फलकों प्लस शीर्षों, फलकों प्लस शीर्षों माइनस किनारों, किनारों की संख्या। ठीक है, किनारों की संख्या बराबर 2। ठीक है, अब यदि दिया है फलक बराबर x और शीर्ष बराबर y और किनारा बराबर z। ठीक है, इतना दिया है और बराबर 2 तो है ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2 के, तो इधर आ जाएगा x की तरफ आ जाएगा 2, तो x माइनस 2 दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा होगा, चलिए ऊपर लगाते हैं भाई। देखिए नोट डाउन कर लीजिए, हम स्किप करने जा रहे हैं। देखिए उसके बाद आगे कितना हो गया था, x प्लस वाई प्लस नहीं है माइनस भाई, माइनस जेड बराबर 2 के। ठीक है, ए 2 है भाई, 2 के, तो 2 जो है x की तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर जेड है भाई, जेड माइनस वाई के। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, x माइनस 2 और z माइनस वाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग है भाई, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी को 4% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत में बताइए। बताइए भाई, लाभ अथवा हानि उसकी प्रतिशत में बताइए क्या होगा। चलिए भाई लगाते हैं,
देखिए प्रथम वस्तु पर लाभ बराबर, प्रथम वस्तु पर लाभ बराबर क्या होगा भाई, 1500 गुणे 6/100। ठीक है, 100 दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 छक्का 90 रुपया। अब दूसरी वस्तु पर हानि बराबर, दूसरी वस्तु पर हानि बराबर, दूसरी वस्तु पर हानि बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1500 गुणे 4/100, 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, बराबर में 60 रुपया। ओके, एक मिनट भाई, 60 रुपया अच्छे से लिख दें, 60 रुपया। ओके, ध्यान रखिएगा भाई इन सबको। आगे देखते हैं। अब कुल लाभ बराबर, कुल लाभ बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 के। ठीक है, कुल लाभ कितना हुआ, 30 के। अब दो वस्तुओं का मूल्य, कुल मूल्य, ठीक है, दो वस्तुओं का कुल मूल्य बराबर कितना, दो वस्तुओं का कुल मूल्य बराबर 1500 प्लस 1500, ठीक है, 1500 प्लस 1500 बराबर 3000 के। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत देखिए भाई, लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, 30% लाभ हुआ था, गुणे 100/3000। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 का नाम 3, 1%। ठीक है, 1% है भाई, 1% लाभ हुआ, लाभ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्न स्थितियों में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। बताइए भाई, किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है, बताइए। AB बराबर 6, BC बराबर 9.5 और कोण A बराबर 75 डिग्री और कोण B बराबर 150 डिग्री, कोण C बराबर 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के समान है, तब 2x प्लस 3y बराबर क्या है। देखिए भाई, x बराबर 45 डिग्री, ठीक है, x बराबर 45 डिग्री, क्योंकि यह एक पूरक कोण के बराबर है। ठीक है, x बराबर 45 डिग्री क्योंकि यह पूरक कोण के बराबर है। अब y बराबर 90 डिग्री, ठीक है, y बराबर 90 डिग्री क्योंकि यह अपने समपूरक कोण के समान है। ओके, अब देखिए भाई, हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, लिख सकते हैं ना,
2y नहीं भाई 3y, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, इतना लिख सकते हैं। अब 2 इंटू x कितना है 45 प्लस 3 इंटू वाई कितना भाई 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब क्या होगा 45 दूना, इसी के आगे देखिए 45 दूना 90 प्लस 9 त्रिक 27, 270 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया। अब 270 को यहाँ पर देख लीजिए भाई, देखिए दो सौ सत्तर है भाई, हम भी क्या लिखे हैं, देखिए 270 270, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए भाई, देखिए 90 डिग्री प्लस 270 जोड़ने के बाद जो है आपका आ जाएगा 360 डिग्री। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। 360 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? बताइए भाई, क्या होगी भुजाओं की संख्या? समबाहुभुज में समबाहुभुज में अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री के, ठीक है। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 के, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस, देखिए बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 108, ठीक है। अब इनको घटा देंगे, आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। अब समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर, नोट डाउन कर लीजिए भाई, देखिए समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर 360 अपान n बराबर 72 और n बराबर 5 के, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें BD बराबर 40 सेंटीमीटर, सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। क्या भाई बताइए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? देखिए फिगर के माध्यम से देखिए, बताइए। अब चित्र में दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD, ठीक है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल
प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। अब उसके बाद फिर देखिए 1/2 प्लस 16 प्लस 4 नहीं 40 है भाई, 40, 1 मिनट, 16 गुणे 40 था भाई, 16 गुणे 40 प्लस 1/2 गुणे 12 गुणे 40, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसके बाद जो है यहाँ पर लिख रहे हैं भाई बराबर 320 प्लस 240, ठीक है। 320 प्लस 240 बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर तीन 320, 1 मिनट भाई, देखिए 320 प्लस 240, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना आएगा भाई, कितना जोड़ना था, 320 प्लस 240, इसको जोड़ने के बाद चतुर्भुज ABCD बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर भाई, ABCD का क्षेत्रफल बराबर 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कागज की 2 शीटें ली गई हैं जिनका माप 22 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीट से एक बेलन बनाया गया है जिसमें एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर और दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। उनके आयतनों यानी घन में अंतर क्या होगा भाई, बताइए घन में अंतर क्या होगा। जल्दी बताइए, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, आंसर भी काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। देखिए पहले शीट में बने बेलन की ऊंचाई, पहले शीट में बने बेलन की ऊंचाई बराबर, सब कुछ लिख नहीं सकते भाई, जितना बोल रहे हैं नोट डाउन करते हुए चलिएगा, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। और बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि भाई 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 पाई R1 बराबर 28 और R1 बराबर 14/पाई सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, देखिए दूसरे शीट से बने बेलन की ऊंचाई बराबर, दूसरे शीट से बनी बेलन की ऊंचाई बराबर
28 सेंटीमीटर। और बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर। और 2πr2, ठीक है। अब बराबर 22 सेंटीमीटर के। अब देखिए R1 बराबर 11/π के। ओके, अब देखिए उसके आगे दो बेलनों के आयतनों का अंतर, ठीक है। दो बेलनों के आयतनों का अंतर निकालिए भाई। दो बेलनों के आयतनों का अंतर देखिए, πr1 स्क्वायर h1 माइनस πr2 y स्क्वायर h2, ठीक है। इसी बेस पर रख दीजिए भाई। पाई कॉमन ले लीजिए, 14/π होल स्क्वायर इंटू 22 माइनस पाई 11/π ब्रैकेट में होल स्क्वायर इंटू 28। ओके, आगे देखते हैं अगला स्टेप इसी में आ जाएगा भाई। देखिए 14 का वर्ग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, 14 का वर्ग गुणे पाई का मान भी लिख सकते हैं 7/22 गुणे 22 माइनस 11 का स्क्वायर इंटू 7/22 गुणे 28, ठीक है। अब इसके आगे भी देखते हैं भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 14 का वर्ग गुणे 7/22 गुणे माइनस 11 का वर्ग गुणे 7/22 गुणे 8, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर इंटू 7 माइनस 11 गुणे 7 गुणे 14, इतना लिख सकते हैं। अब गुणा कर लीजिए, घटा लीजिए भाई। 13/72 माइनस 10/78 बराबर 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही आपका आंसर हो गया भाई, 290 सेंटीमीटर। 290 सेंटीमीटर नहीं आया, 94 आया भाई, 294 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तार के दो टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 50-24 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक वृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है। क्या अनुपात है भाई, बताइए। माना वर्ग की भुजा ए है, ठीक है। माना वर्ग की भुजा बराबर ए है। अब प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है भाई, 4a बराबर
देखिए 4a बराबर 5024, ठीक है। तो a बराबर 1256। आगे देखते हैं, 1256 तक हो गया। वृत्त की परिधि, वृक्ष की परिधि, वृक्ष बोल रहे हैं वृत्त, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 50/024, ठीक है। अब उसके बाद देखिए r बराबर, वृत्त की त्रिज्या आप लोग जानते हैं, ठीक है। r बराबर 50/24 अपान 2 पाई बराबर 25/12/पाई। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, ठीक है। भुजा का वर्ग, तो भाई भुजा का वर्ग कितना है देखते हैं। भुजा का वर्ग है 1256 प्लस 1256, यही, ठीक है। प्लस नहीं है भाई, गुणा है, यहाँ पर गुणे का निशान है। एक मिनट, कहाँ गया भाई, 56 गुणे 1256, ठीक। अब उसके बाद आगे देखते हैं भाई। अब उसके आगे है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई गुणे 25/12/पाई गुणे 25/12/पाई, ठीक है। अब वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, इसमें सॉल्व करना भी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना भाई, 1256 गुणे 12 है भाई, क्या ही बताएं, 1256 अपान 25/12 गुणे 25/12, ठीक है, 25/12। अब वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो गया भाई ना, इसको ब्रैकेट में करिए, अपान पाई, ठीक है, पूरे के बटे पाई। देखिए 1256 गुणे 1256 अपान 12/511, ठीक है, 12/511 इंटू 25/12 अपान पाई। ओके, आगे देखते हैं भाई। आगे देखिए आपका आ जाएगा पाई अपान 4 बराबर पाई अनुपाते 4। ओके, ऑप्शन नंबर चौथा सही है भाई, पाई 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है अनीशा और अमित, ठीक है, अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं।
अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया, बताइए भाई अनीशा ने क्या उपयोग किया? आगमनिक तर्क का या फिर आकलन का या फिर निगमनिक तर्क का या फिर सामान्य ज्ञान का? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, निगमनिक तर्क का। ओके, अनीशा ने प्रस्तुत प्रश्न में निगमनिक तर्क का प्रयोग किया है। निगमन तथ्य के अंतर्गत हम ज्ञात तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसे तर्कों से सिद्ध किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग भाई क्या? विद्यार्थियों की संख्यात्मक बोल रहे हैं भाई, संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है, या फिर विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है, या फिर विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं, या फिर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। ओके, द्विआयामी आकृतियों तथा विभिन्न आकृतियों की सहायता से तकनीकी पर आधारित खेलों द्वारा विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जिसमें वह स्वयं प्रेक्षण करके उसका निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तथा अपनी योग्यता अनुसार दक्षता हासिल करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है, क्या संकेत करता है भाई बताइए? द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अभिगृहित और निगमन है, या फिर किसी आकृति को खींचने के पद को, या फिर कथन के तर्क या औचित्य को, या ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन के तर्क या औचित्य को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की NCERT की पाठ्यपुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह क्या भाई बताइए? यह निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है, या फिर उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए, या फिर निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी
का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है, या फिर एक मिनट भाई, या फिर उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ही सही है भाई। ठीक है, NCERT की पाठ्यपुस्तक में वर्णित यह प्रश्न उच्चतर श्रेणी का विचार प्रश्न है, जो यह अपेक्षा करती है कि दी गई जानकारी की व्याख्या की जाए, उसका उचित विश्लेषण किया जाए, ताकि इन सब के प्रयोग द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त की जा सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। करिए भाई सिद्ध। प्रत्यक्ष उपपत्ति, या फिर विरोध द्वारा उपपत्ति, या फिर प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति, या फिर प्रति उदाहरण द्वारा उत्पत्ति। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विरोध द्वारा उपपत्ति। ओके, इस प्रकार की उपपत्ति में विरोधाभास का बोध होता है, निष्कर्ष अथवा अंतर विवादास्पद होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए। विचार करना भाई। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह कथन प्रमेय है, परिभाषा है, अभिगृहित है, साध्य है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रमेय है। ठीक है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। दिया गया उपयुक्त कथन में एक प्रमेय है जिसे निगमन विधि द्वारा सिद्ध किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है। क्या उल्लेख नहीं करता भाई? दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, या फिर संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रारूप में व्यक्त करना, या फिर एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, या दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कक्षा 8 की NCERT एक सैंपलर पुस्तक। ठीक, कक्षा 8 की NCERT एक सैंपलर पुस्तक प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करना है। बताइए भाई, क्या सहायता करना है? दृष्टि वाले विद्यार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में,
या फिर सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में, या फिर गणित बोध वाले विद्यार्थियों को केवल अपने दृश्य विचार कौशल में सुधार करने में, या फिर श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपने सृजनात्मक कला को सुधारने में। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। ठीक है, इस प्रकार की प्रश्न प्रदर्शिका द्वारा सभी विद्यार्थी अपने खुद के सीखने की शैली के अनुसार सीखते हैं, जिससे उनकी स्थानिक स्थिति में परिमार्जन संभव हो पाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए भाई, कौन सा सही नहीं है? गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, या फिर वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, या फिर वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, या फिर वे अंतर विषयिक अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ठीक है, नेगेटिव पूछा है ना, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई। गणित की परियोजनाओं द्वारा क्षेत्रों के अन्वेषण कौशल को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, गणित की परियोजनाओं द्वारा क्षेत्रों के अन्वेषण कौशल को बढ़ावा मिलता है। गणित में परियोजनाओं द्वारा क्षेत्रों के अन्वेषण कौशल को बढ़ावा मिलता है। वे स्वयं समस्या समाधान कर पाने में सक्षम हो पाते हैं तथा अर्जित कौशल अन्य विषय क्षेत्र में भी उपयोगी होता है। सिर्फ गणित विषय में अच्छा अंक प्राप्त करना एक संकुचित अवधारणा है। यह परियोजना विधि का उद्देश्य नहीं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परियोजना विधि का उद्देश्य नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए भाई, क्या उपयुक्त नहीं है? परियोजना, सर्वेक्षण, समाचार पत्र रिपोर्ट, वाद विवाद। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण संभव नहीं है। शेष तीनों परियोजनाएं समाचार पत्र रिपोर्ट एवं सर्वेक्षण द्वारा संभव है। वाद विवाद द्वारा वाचन कौशल, तर्क क्षमता, विषय वस्तु की अस्पष्टता इत्यादि कौशल विकसित हो सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आखिरी क्वेश्चन है। देखिए भाई, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना, काफ़ी लॉन्ग हैं और समय बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम इस वीडियो में शामिल नहीं किए, क्योंकि वे क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग भी थे और समय बर्बाद करने वाले थे, और कोई भी गारंटी नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि अगर मैथ लगाने बैठोगे ना तो आपका अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन हाथ से छूट जाएगा। इसलिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, काफ़ी लॉन्ग थे भाई,
इसलिए उनको शामिल नहीं किए। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 1058 इंटू अंडर रूट 648 अपान यक्स बराबर 18 है तो यक्स का मान, ठीक है, यक्स का मान ज्ञात करना है भाई। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, एक मिनट, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके। अब देखिए वर्ग करते हैं भाई। वर्ग करने पर अंडर रूट जो था ना वो हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1058 इंटू 648 अपान यक्स बराबर 18 था ना, 18 का वर्ग, ओके। अब देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर का वर्ग होगा भाई। वर्ग करने पर जो 1058 के ऊपर अंडर रूट था और 648 के ऊपर जो अंडर रूट था वो हट गया और यक्स जो था यक्स स्क्वायर हो गया और 18 का वर्ग हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। उसके बाद फिर देखिए अब क्या होगा, ये यक्स जो ना ये 18 की तरफ चला जाएगा, ठीक है, उधर चला जाएगा। तो क्या होगा अब आगे देखिए 1058 इंटू 648, ठीक है, 648 बराबर 18 को हम 2 बार लिख सकते हैं ना, 18 गुणे 18, क्योंकि 18 का वर्ग है ना, इंटू यक्स स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आगे इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्किप करने जा रहे हैं। देखिए अब उसके बाद का स्टेप देखिए, हम लोग कितना लिखे थे, 1058 इंटू 648, ठीक है, 648 बराबर 18 गुणे 18 इंटू यक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखे थे ना। अब देखिए यक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, बचेगा क्या, देखिए 1058 इंटू 648 अपान 18 गुणे 18, ठीक है, 18 गुणे 18 बचेगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, देखिए भाई अब क्या होगा, अब इसे काट दीजिए, ठीक है, 18 से काट दीजिए, 18 तिहाई 54, ठीक है, 18 तिहाई 54 और बचा कितना भाई, 10 बचा ना, 10 8 में चला जाएगा तो 108 हो जाएगा, 18 छक्का 108, ठीक है, 18 छक्का 108, 36 आ गया। अब देखिए एक 18 बचा ना, 18 दूनी 36, तो आपका निकल कर आ गया 1058 इंटू 2, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए भाई, यक्स स्क्वायर बराबर 1058 का 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 16, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहीं पर देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं भाई, देखिए 21 16 हो गया ना, तो यक्स स्क्वायर बराबर आया भाई, यक्स स्क्वायर बराबर 21 16 आया है। अब यक्स बराबर अंडर रूट में कर दीजिए, 21 16 को अंडर रूट में कर दीजिए। 21 16 किसका वर्ग है भाई,
अंडर रूट 46, ठीक, अंडर रूट 46 का वर्ग, ठीक, अंडर रूट 46 का स्क्वायर। तो x बराबर 46, ठीक है। एक मिनट भाई, देखिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखिए, यहाँ पर अंडर रूट 46 का वर्ग था ना, तो इसे x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर 46 लिखेंगे। यही आपका आंसर है भाई, 46, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है भाई, इसमें सबको पास होना है, ठीक है। तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।